जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं 8th पे कमीशन के लिए आर्मी पे कमीशन सेल्स के जो सुझाव हैं वो इस प्रकार से हैं। जो सुझाव सोशल मीडिया में चल रहे हैं, जो सुझाव दिए गए हैं कि कॉमन सुझाव हैं, कुछ 7 सुझाव हैं कॉमन सुझाव जो ऑफिसर्स के लिए भी हैं, जीएसओज के लिए भी और जवानों के लिए भी। ये कॉमन 7 सुझाव हैं, सभी के लिए वैलिड हैं, सभी के लिए इनको फ़ायदा होगा। और ओनली फॉर अफसर्स के लिए 4 सुझाव हैं। एक जो 4 TORs हैं ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। और ओनली फॉर जेसीओज उनके लिए एक सुझाव है। ये पूरा गहराई से देखेंगे कौन कौन सुझाव क्या क्या है, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। और ओनली फॉर ORs 2 सुझाव हैं। सभी सुझावों का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है और रिकमेंडेशन क्या किया है, इस सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस प्रकार के वीडियो मैं बनाकर के भेजता रहता हूँ आपके पास में, बिना किसी पैसे के। इसमें आपके कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता है। ये दोनों भाषाओं में होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में रोमन में लिखे हुए होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। आप दोनों में इनको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अभी देखते हैं क्या क्या सुझाव हैं। तो देखो, सबसे पहले पे कमीशन के सुझाव। पे कमीशन को दिए हैं सुझाव। ये कौन कौन सुझाव हैं? कॉमन सुझाव फॉर ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ORs। ये जो सुझाव हैं ये सुझाव कॉमन है सभी के लिए। जैसे मिलिट्री सर्विस पे MSP सभी को लागू होगी। सी एंड हॉस्टल सब्सिडी सभी को मिलेगी। जवान जेसीओ ऑफिसर्स को ऑनरी फैमिली पेंशन का सुझाव दिया है बढ़ाने के लिए, और सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। लिव इनकैशमेंट है वो सभी के लिए होगा। ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन है, इसके लिए भी सभी के लिए है। ये अलाउंस लाइक CAPF के बराबर जो अलाउंस है ये सभी के लिए है। सरल अलाउंसेज हैं वो भी सभी के लिए हैं। ओनली फॉर ORs के लिए कौन से MSP है। जो MSP लागू होती है ये सिर्फ जवान और जवान का ही फ़ायदा होता है। क्यों? ये मिलती है ज़्यादा सिपाही, नायक और हवलदार को, ठीक है नहीं, उसके ऊपर MSP नहीं मिलती है। तो ये उनके लिए फ़ायदा है। और बहुत अच्छी रिकमेंड है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, बहुत अच्छी है रिकमेंड। ये स्किल बैंड जो है ये भी जवान के लिए है, ठीक है नहीं। अगला है, ये सारा क्या क्या है इनका एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके। आप वीडियो में बने रहिए, देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओनली फॉर जेसीओज ये है डायरेक्ट एंट्री जेसीओ भर्ती किए जाएंगे जो कि कर्नल तक जाएंगे, कर्नल रैंक तक जाएंगे डायरेक्ट एंट्री जेसीओज। तो ये सिर्फ जेसीओज के लिए है। ओनली फॉर ऑफिसर्स के लिए क्या है? टेक्निकल पे है, रिटायरमेंट एज है बढ़ाई गई है, बढ़ाने के लिए बात की गई है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए है, तो उनके लिए UPS वगैरह लागू करने के लिए बात करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सिविल और डिफेंस ऑफिसर्स के लिए है कि रैंक में समानता, सिविल और डिफेंस ऑफिसर्स का रैंक में समानता के लिए बात की गई। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये ऑफिसर्स के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं MSP की। MSP जो प्रेजेंट MSP है वो है 15,500। MNS के लिए है 10,800 और ORs जेसीओस के लिए है 5200। अब ये जो प्रपोजल रिकमेंड किया है ये किया है ऑफिसर्स के लिए 30,000, MNS के लिए 21,000, जेसीओस के लिए 18,000 और ORs के लिए 12,000। अब ये पहले जो 3 में थी, मांग चल रही है कि भाई MSP जो है ये इक्वल होनी चाहिए। सभी पेंशनर्स कमेंट्स करते हैं, पूरा संगठनों ने भी अपने वो दिए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और उन्होंने अपने जो है सुझाव भी दिए हैं स्पेसिमिस्ट के लिए। भाई ठीक है, तनख्वाह चाहे आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, रैंक वाइज कर दो, सिपाही की अलग, नायक की अलग, हवलदार की अलग, जेसीओज की अलग, सूबेदार की अलग, उसके बाद ऑफिसर्स की अलग। लेकिन तनख्वाह चाहे कितनी भी करो, लेकिन जो हो ये जो MSP है ये है रिस्क अलाउंस है। और रिस्क जो है लड़ाई के मैदान में सभी के लिए, ऑपरेशनल एरिया में सभी के लिए एक जैसा है। तो वो बोलते हैं, पूर्व संगठनों का और पेंशनर का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि हमको आप 30,000 ही दो, आप हमारे को 15,500 ही दो,
ठीक है नहीं, चाहे 18,000 ही दो, लेकिन सबको बराबर दो। उनका कहना है जब ये रिस्क अलाउंस है तो सबके लिए बराबर है। पूरा संगठन जो है जवान जेसीओज ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे को आप 30,000 दो, हमारे को आप 21,000 दो, आप हमारे को 15,000 ही दे दो, 18,000 दे दो, लेकिन दे दो क्या है सबको बोले बराबर। ये पहले जो इसके 3 स्टेप थे, अभी और 4 स्टेप हो गए हैं। ऑफिसर्स के लिए अलग हो गया, मैंने इसके लिए जेसीओज के अलग निकाल दिया अभी। और जेसीओज के लिए पिछली बार भी रिकमेंड की थी, लेकिन बाद में जो है ये वित्त मंत्रालय ने फिर इसको वो कर दिया। नहीं, जेसीओज के लिए बोला था कि भाई उनको 10,800 दो, एमएनएस के बराबर दो। ये जो है बाद में सेना ने मांग की थी उसकी पिछले वेतन आयोग में, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बाद में इसको रिकमेंड नहीं किया और ये 5200 रहेगी, जिसका कारण ये हुआ है कि जेसीओज की जो है पेंशन बिल्कुल भी ओआरओपी में नहीं बढ़ी। तो साथियों अब ये क्या है, ये किस प्रकार का सुझाव है, लगता है इसमें किस प्रकार से किया है, तो आगे देखते हैं। तो साथियों लगता है एमएसपी में जो सुझाव माना है आर्मी हेडक्वार्टर एजी ब्रांच पे कमीशन सेल ने रक्षा मंत्री जी का सुझाव माना है। माननीय रक्षा मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री जी ने सुझाव दिया था कि भाई जवान और जेसीओज का जो फॉर्मूला है वो फार्मूला को बदली किया जाए। तो यहाँ एमएसपी में फार्मूला तो इन्होंने बदली कर दिया है, लेकिन एमएसपी की मांग है कि वह इक्वल की, जो फार्मूला तो यहाँ पर बदली कर दिया है। देखो एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे है, ये इसका इतिहास ये पुराना है, कैसे कैसे कब से शुरू हुई है। तो एक साथी उसमें वो कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है ये रैंक पे कब से, तो इसमें दिया था पहले रैंक पे मिलती थी, ये तो फिफ्थ जो रैंक पे इंट्रोड्यूस चौथे पे कमीशन में रैंक पे इशू हुई थी। तो साथी ने कमेंट किया था कि रैंक पे कम मिली थी, रैंक पे बिल्कुल मिली थी, रैंक पे हमने भी लिया है, बल्कि लेस नायक की भी रैंक पे होती थी और लेस हौलदार की भी, नायक की भी, हौलदार की भी, नायकदार की, सबके रैंक पे अलग अलग होती थी। बाद में उसको बदली किया गया है, ये छठे वेतन आयोग में, उससे पहले रैंक पे होती थी और ये रैंक पे लागू किया था चौथे वेतन आयोग में, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है रैंक पे दिया गया था, रैंक पे को बदली करके छठे वेतन आयोग में इसको एमएसपी लागू कर दिया गया था। उसमें एमएसपी जो है ऑफिसर्स के लिए 6,000 की थी, एमएनएस के लिए 4200, जेसीओज के लिए 2,000। अब सातवें वेतन आयोग में इन्होंने कुछ भी नहीं बदला, इन्होंने सीधा का सीधा 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा दिया और वो हो गई 15,500, 10,800 और 5,200। अब जेसीओ जवान की 5,200 रह गई। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो जेसीओ जो आर्स को इकट्ठा कर दिया ये बिल्कुल गलत कर दिया, ये एक अनोमलीज रह गई थी। ये क्या थी, एक अनोमलीज थी 7th सीपीसी में। अब इसको दूर किया जाए, ठीक है ना, गैप स्ट्रक्चर रखा जाए। क्यों रखा जाए, क्योंकि जो जेसीओज है वो गजटेड ऑफिसर है, गजटेड स्टेटस है, तो उन्होंने जवान और जेसीओज को अलग कर दिया। लेकिन एमएसपी को इक्वल एमएसपी ना करके उसको जो फार्मूले के अनुसार से जो बढ़ाया गया है वो फार्मूला तो ज़्यादा दे दिया है। वो फार्मूला तो जैसे अभी रक्षा मंत्री ने बोला था कि फार्मूला बदली किया जाए, उन्होंने बोला था कि भाई जेसीओ जवान को फार्मूला 2,257 सबसे नीचे वाला दिया, जबकि उसकी पे जो है सबसे कम होती है, फार्मूला भी और नीचे वाला दे दिया तो उसकी तनख्वाह और भी नीचे चली गई। तो फार्मूला तो इन्होंने बदली कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए जो फार्मूला इन्होंने लगाया गया है 7th सीपीसी में 2.57 लगाया था, तो यहाँ पर ऑफिसर्स का फार्मूला 1.93 निकल रहा है, लगाया है इन्होंने। और 1.93 ही फार्मूला जो है ये पे कमीशन में सबसे नीचे वाला फार्मूला आ रहा है। ये जो है रिकमेंड जो है डीए जो है 161% डीए बढ़ जाएगा, तो उसके अनुसार जो फार्मूला निकल रहा है 1.93 निकल रहा है। तो 1.93 फार्मूला जो ऑफिसर्स के लिए लगाया है ये सबसे नीचे वाला फार्मूला जो ऑफिसर के लिए लगा दिया है। और लेकिन एमएनएस के लिए लगाया है, उनके लिए भी वही 1.94 लगाया है, लेकिन जेसीओज के लिए फार्मूला बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है, जेसीओज के फार्मूला बढ़ाया गया है, तो जेसीओज का फार्मूला यहाँ पर निकल रहा है 18,000 को आप 5200 से डिवाइड करेंगे तो जेसीओज का जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर फार्मूला निकल रहा है 3.46। अगर इसी फार्मूले से जेसीओज की पे में भी बढ़ाई जाती है, तो जेसीओज को 7th सीपीसी की जो विसंगतियाँ थी वो दूर हो जाएंगी और जेसीओज की पेंशन जो है थोड़े से अप हो जाएगी जवान हौलदार से, क्योंकि जेसीओज की पेंशन जो है बिल्कुल कम हो गई थी और पे भी कम हो गई थी।
तो अगर यही फार्मूला अगर वहाँ पर लगा जाता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन एमएसपी में नहीं है। एमएसपी में बोलते हैं कि भाई एमएसपी इक्वल होना चाहिए, बाकी जो है पे में, बेसिक पे में ये फार्मूला लगा दिया जाए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये उठाया है कि जो एमएसपी होनी चाहिए, जो एमएसपी होनी चाहिए वो होना चाहिए सब चीज़ के लिए, उसको मान्य किया जाना चाहिए। जैसे एमएसपी को जो है बेसिक पे माना जाए, एमएसपी को जो है बेसिक पे माना जाए, उसमें लिखा है कि भाई एमएसपी को बेसिक पे मान करके और सारी चीज़ों में उसको लागू किया जाए। जैसे उसका ग्रेजुएटी है, एचआर है, टीजीटी है, लीव इनकैशमेंट, इन सब के अंदर एमएसपी को लागू किया जाए। ये जो है इसके अंदर एक जो बड़ी चीज़ दी है इन्होंने कि भाई एमएसपी जो है ये इक्वल कर दी जाए, और जो भी एमएसपी है उसको बेसिक पे में जोड़ करके, इक्वल तो इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने तो दिया है 30,000, 21,000, 18,000, 12,000 जो पे कमीशन ने दिया है। ये जो है पे कमीशन सेल ने दिया है, एजी ब्रांच पे कमीशन सेल ने जो दिया है, इसके अनुसार तो बोलते हैं कि भाई जेसीओज रैंक बेस्ड अनोमली थी, जेसीओज आर इक्वटी टू ओआरस, जेसीओज को ओआरस के बराबर कर दिया गया था तो वो अलग कर दिया जाए, और एमएसपी को जो है इसमें जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ कही गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी को इसमें जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से अगर ये फिटमेंट फैक्टर जो है जेसीओज के लगता है तो ये बिल्कुल सही होगा, तो फिर तो ये सही होगा। लेकिन एमएसपी इक्वल की डिमांड है, वो एमएसपी को इक्वल कर दिया जाए। बाकी में फिटमेंट फैक्टर सही है 3.46। जवान का भी फिटमेंट फैक्टर जो बढ़ाया है यहाँ पर वो 2.3 बढ़ाया है, तो जबकि वहाँ पर जो है ऑफिसर्स का जो है 1.93 है। तो इस बात में तो ऐसा लग रहा है कि ये बात में तो थोड़ा सा कि दम है, क्योंकि वो जो है इन्होंने कहा था भाई रक्षा मंत्री जी से कि जवान जेसीओ का फार्मूला ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी पेंशन कम है, उनकी तनख्वाह कम होती है। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या फ़ायदा है। अब आगे एक और बहुत अच्छा फ़ायदा दिया इन्होंने, वेरी गुड प्रपोजल दिया है सिपाही, नायक और हवलदार के लिए। सिपाही और नायक और हवलदार के लिए बड़ा अच्छा गुड प्रपोजल है। अगर इसको मान लिया जाता है तो सिपाही नायक सुधार की पेंशन से नीचे कोई आएगा ही नहीं। सिपाही जो है वो नायक सुधार की पेंशन लेकर के ही आएगा। अब जो एक साहब कमेंट कर रहे थे जेसीओ साहिबान की भाई अगर सिपाही नायब सूबेदार की पेंशन लेके आएगा जेसीओज की, तो जेसीओज को किसकी पेंशन मिलेगी? तो साथियों सिपाही जो नायब सूबेदार की पेंशन लेके आएगा लेकिन उसको रैंक नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। उसको जो है इन्होंने प्रपोजल दिया है 7 CPC को दूर करने के लिए। 7 CPC में ये बात मानी नहीं गई थी, 7 CPC में नहीं मानी थी, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि भाई जो प्रजेंट में जो MSP है, MSP 8 साल में मिलती है नायक को, 16 साल में हवलदार मिलता है, 24 साल में नायब सूबेदार। ये 3 MSP लागू की गई हैं छठे वेतन आयोग से, उससे तो लागू तो कर दे छठे वेतन आयोग से। 7 CPC में कोई बदलाव नहीं किया, छठे वेतन आयोग से 3 MSP लागू कर दी। लेकिन सिविलियंस तो तीनों की तीनों MSP लेकर के रिटायर होते हैं, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आर्मी के जवान को तो 2 ही MSP मिल पाती है। आर्मी का मोस्टली जो जवान है वो उसमें रिटायर हो जाते हैं सिपाही रैंक से ही, 50% से अधिक जो है इसी रैंक में रिटायर हो जाते हैं। तो वो सब जो है सिर्फ 2 ही MSP ले पाते हैं। क्यों? 8 साल में पहली मिलती है, 16 में दूसरी मिलती है, 19 साल में तो हर एक सिपाही रिटायर हो ही जाता है, मैक्सिमम 19 साल है, तो तीसरी MSP वो ले ही नहीं पाते हैं। अब मांग की गई है कि भाई 3 MSP एक जवान ले पाए, उसके लिए 6 साल में नायक को MSP देनी चाहिए, उसको प्रमोशन मिला हो चाहे नहीं मिला हो, और 12 साल में हवलदार की प्रमोशन MSP देनी चाहिए, चाहे उसको प्रमोशन मिला हो या नहीं मिला हो, और 18 साल में नायब सूबेदार की MSP देनी चाहिए उसको। तो अगर ये प्रपोजल लागू हो जाता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सिपाही भी जो है नायब सूबेदार साहब की पेंशन लेकर के आएगा तो उसकी वित्तीय बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उसमें। तो अब ये इसमें आप देख लीजिए, ये सारा का सारा इन्होंने दिखाया है, ये वही है AG ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का, और बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने पहले बताया कि 5वें वेतन आयोग में इसको 10-20 का लागू किया गया था, छठे वेतन आयोग में इसको लागू कर दिया 8, 16, 24 का नायब सूबेदार तक का, ठीक है नहीं। लेकिन 7 CPC में ये मानी नहीं गई, ये बात बोला 7 CPC को छोड़ दिया, उसमें ये बात मानी नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने बोला कि आपको तो पहले ही जो है 8, 16, 14 दे रहे हैं, सिविल में 10, 20 दे रहे हैं, 10, 20, 30, तो पहले आप बेनिफिशियल हैं, इसलिए ये बात को नहीं माना। लेकिन सवाल ये है कि एक सिपाही जो है
यहाँ लिखा हुआ है क्लियर इसमें, ड्यू टू सर्विस कंडीशन मोर देन 50% सोल्जर्स रिटायर, रैंक ऑफ सिपाही 17 से 19 साल के बीच में रिटायर हो जाते हैं। अब उनको तो 24 साल वाली एमएसपी मिलती नहीं है। फेस्ट अर्ली रिटायरमेंट की आर्मी यंग पोजिट सोल्जर अवेल ओनली 2 एमएसपी। अब उनको 2 ही एमएसपी मिलती है, तीसरी तो मिलती नहीं है। और एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है प्रेजेंट में भैया, 8 साल के अंदर पहली एमएसपी, 16 में दूसरी एमएसपी हवलदार की, नायक की 8 साल में, और तीसरी में नायब सूबेदार की 24 में। अब वो क्या है, बात यह है कि 24 वाले वो ले नहीं पाते, सिर्फ 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब जो है साथियों, बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई कम से कम 3 एमएसपी होनी चाहिए। ये है प्रपोजल देने के लिए, बोला 3 एमएसपी तो होनी चाहिए। अवार्ड 6, 12 और 18, अगर ये चीज़ लागू जाते हैं बस। और अगर कोई भी एनसीओज या जवान अगर 6 साल एक ही रैंक में रह जाता है तो उसको अगले रैंक की एमएसपी दे दी जाए। तो इस प्रकार से अगर लागू कर देते हैं तो हर कोई जो है कम से कम नायब सूबेदार या सूबेदार की, नायब सूबेदार की तो कम से कम एक सिपाही लेकर के ही आएगा। और बाकी जो नायक वगैरह हैं या बाद में सूबेदार साहब की भी लेके आ सकते हैं पेंशन। तो जो नायब था, तो ये एक अच्छा प्रपोजल है, इसको ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा जवानों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है नहीं साथियों। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि एमएसपी क्या चीज़ है। एमएसपी तो भाई वही है जो कंडीशन, अब 50% सोल्जर जो है रिटायर हो जाते हैं 17 से 19 साल में और रिटायर हो जाते हैं। ये हिंदी रोमन में सभी साथियों के लिए लिख दिया हमने, ठीक है नहीं। और इसको इस प्रकार से अपग्रेडेशन उनको 24 साल वाला नहीं मिल पाता है, 24 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हैं ये। अब क्या है, बैकग्राउंड क्या था एमएसपी का, वो मैंने बता दिया कि भाई 5वें वेतन आयोग में इसको 5, 10, 20 लागू किया था, और उसके बाद में हवलदार तक की थी। 6ठे वेतन आयोग में इसको 8, 16, 24 कर दिया, लेकिन जो है 6ठे वेतन आयोग के एमएसपी में बदल दिया, इसको थोड़ा 8, 16, 24 कर दिया गया था, ठीक है नहीं। लेकिन 8 साल उसके बाद जो है 8 सीपीसी के लिए प्रपोजल दिया गया है, ये 6, 12, 18 का दिया गया है। ये पूरा मैंने अच्छी तरह से रोमन और हिंदी में टाइप करके भेजा है ताकि दोनों भाषाओं के जो सभी लोग आराम से समझ लें। तो ये 6, 12, 18 को जो है इसको लागू करके दिया है ये, तो इस प्रकार से। और अब जो है वो सही बात है कि अब जो अगर ये लागू हो जाती है तो कम से कम नायब सूबेदार की पेंशन एक सिपाही आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रपोजल साथियों बहुत अच्छा है। और एक साथियों एक प्रपोजल इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है, जो कि दिया है सिपाही, नायक, हवलदार, जेएसयू ऑफिसर सभी की फैमिली के लिए जो फैमिली पेंशन है। अभी जो है एक मान लो सर्विस पेंशन एक्सपायर कर जाता है तो उसकी फैमिली को उसकी 80% फैमिली पेंशन उसको 60% जो है पेंशन मिलती है, 60% पेंशन। लेकिन अभी मांग की गई है भाई वो पेंशन जो 60 बजाय 80% मिलनी चाहिए। मतलब अभी मिल रही है उसको लास्ट ड्रान की 30%, लेकिन मांग की जा रही है कि जो है लास्ट ड्रान मतलब जो जब रिटायर हुआ था सैनिक, उस समय जो है वो पेंशन रिटायर हुआ था, उस समय जितनी उसकी तनख्वाह थी उसकी 30% मिल रही है अभी फैमिली पेंशनर्स को, और 50% मिल रही है सर्विस पेंशनर्स को। अब ये मांग है, अब जब वो डेथ कर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको 30% मिलने लग जाती है। अभी ये मांग है कि 40% मिलनी चाहिए। तो अभी जो है अगर 40% मिलेगी तो उसको जो है 80% पेंशन जो है उसको मिल जाएगी। अब जो है पेंशन क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है, और ये सिर्फ दिया है नॉर्मल फैमिली पेंशन, बाकी पेंशन के लिए नहीं। तो पेंशन तो कितने प्रकार के हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। पेंशन कई प्रकार की होती हैं, सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी पेंशन, स्पेशल पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और सर्विस पेंशन में कौन 15 साल जो सर्विस पूरे कर लेते हैं उनको मिलती है 50%, ठीक है नहीं। और इनवैलिड पेंशन फैमिली इनवैलिड पेंशन है जो है डिस्चार्ज भेज दिया जाता है कि डिसेबिलिटी ड्यू टू मिसकंडक्ट के कारण, ठीक है नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन ये विकलांगता पेंशन है, यदि विकलांग हो जाता है सैनिक तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी और सर्विस पेंशन दोनों मिलती हैं। वार इंजरी पेंशन है, ये जो वार इंजरी जाता है उसको 100% पूरा मिलता है। इस प्रकार से स्पेशल फैमिली पेंशन है, जो कि रिटायर होता है तो उसके पास जो है मिलती है स्पेशल फैमिली पेंशन, ठीक है नहीं। अब मैं आता हूँ आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जो उन्होंने मांग की है वो इसके लिए किया है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन,
ठीक है नहीं। ऑर्डिनरी फैमिली OFP के लिए क्या है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कि 30% होना चाहिए, 30% फैमिली पेंशन होना चाहिए जो मिलती है, 30% अभी मिलती है, लेकिन मांग की है उन्होंने लिबरलाइज फैमिली पेंशन है, ये भी है। तो जो मांग की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिसर्च फैमिली ये है। अब कंपनसेशन भत्ता ये तो उनकी प्रकार से। अब जो उन्होंने ग्रेजुएट अवार्ड है आप देख सकते हो। अब इन्होंने क्या मांग की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोलते हैं कि भैया जो ये उनका इतिहास है उसके बारे में छोड़ देते हैं हम। अब जो इनहाउस फैमिली पेंशन है वो जो मिलती है सर्विस पेंशन को 50% मिलती है और ये मिलती रहती है एक्सपायर होने के 7 साल तक, या अगर सर्विस के अंदर दूर होता है नॉर्मल उसमें तो 10 साल तक, उसके बाद जो है या 67 एज तक, और उसके बाद उसको जो है नॉर्मल फैमिली पेंशन लग जाती है, वो मिलती है 30%, वो मिलती है 30%। अब बोलते हैं 30% के अंदर अगर उसके पास में फैमिली के पास में अगर 2 बच्चे भी हैं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम माना गया है कि एक के लिए गुजारा करने के लिए उनको कम से कम रिक्वायरमेंट है उसको अक्वार्ड फार्मूला के अनुसार प्रपोज्ड के अनुसार जो है उसको 22,134 रुपये की है। तो 40% अगर होगा तो उसको कम से कम एक सिपाही जो नॉर्मल उसमें है कम से कम 22,134 पेंशन उसको मिल जाएगी। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है अभी उसको मिल रही है केवल उसको 19,600 मिल रही है। नहीं 19,600 की तो मांग की है, अभी तो उसको कम मिल रही है, अभी उसको मिल रही है 16,600, अभी उसको 16,600 मिल रही है। लेकिन कम से कम अगर उसको लगाते हैं हम 3 आदमी के लिए तो कम से कम 19,600 चाहिए उसको खर्च करने के लिए। रिक्वायरमेंट और 3 डिपेंडेंट पर अक्वार्ड फार्मूला के अंदर जब 20,212 चाहिए, अगर उसको 40% लागू कर दी जाती है तो तीनों के लिए ये खर्चा उसका पूरा हो जाएगा। ये उन्होंने लगाया है कि भाई एक के लिए 13,040 रुपया चाहिए तो 3 के लिए 20,212 रुपया चाहिए खर्चे करने के लिए एक फैमिली को। तो ये मिलता है सिर्फ उसको कितना 16,600। अब उन्होंने मांग की है कि भाई कम से कम जो है अगर ये चीज़ लागू हो जाती है 40% मिलना तो उसको 22,134 मिल जाएगा। एक सिपाही की फैमिली को सबसे ज़्यादा इसके लिए नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मांग बहुत अच्छी है और ये मांग भी जो है आगे मिलनी चाहिए। ये मैंने पूरा लिख दिया है उसका उद्देश्य क्या है, और ये पूरा 40% मिलती है अभी तक और उसको आगे चल करके उसको 40% मिलनी चाहिए। इसका उद्देश्य है 30% मिलती है, उद्देश्य इसको 40% है। 10 साल तक में पूरा लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। इसका स्टेटमेंट जो है OFP एट नॉर्मल रेट 30% जो मिलती है अभी और वो मिलती है 50% मिलती है 10 साल या 7 साल तक के लिए। 10 साल सर्विस पर्सन है तो और 7 साल है तो पेंशन पर्सनर। अब ये इस प्रकार से पूरा इसका बैकग्राउंड मैंने लिख दिया है इसमें, और ये जो एग्जिस्टिंग पोस्टिंग वर्तमान में क्या है वो सारा लिख दिया है इसमें। 30% मिलती है और उसके बाद में अभी मांग क्या है, कितना खर्चा चाहिए उसके लिए ये मैंने सारा लिख दिया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। और जो है अभी उसको कितना चाहिए वो भी लिख दिया है। तो अब उसकी मांग जो है वो 40% की है। मांग कितनी है 40% की। 40% मिलने पर उसको 20,222 कम से कम चाहिए, तो इससे जो उसको पेंशन हो जाएगी 22,134 एक सिपाही की। तो कम से कम इतनी मिलनी चाहिए। तो साथियों आज जो है इतना ही कवर कर पाया हूँ। अगले पार्ट 2 में पार्ट 3 में मैं जो बाकी बचे हुए जितने भी जो प्रपोजल्स हैं वो सारे मैं कवर करूँगा। आपको एक एक करके आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और साथियों साथ में जो है उसको हाइप भी कर दीजिए ताकि इन वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोगों के पास भेजे और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिख करके भेजता रहूँ। तो साथियों इस प्रकार के आज के इस वीडियो में जो है इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।